गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारा टॉपिक है द्रव्यों का गैसों में विलयन। ठीक है, अधिकतर द्रव्य किसी न किसी सीमा तक सभी गैसों में घोल लेते हैं तथा घुलने का परिमाण दाब, ताप तथा गैस की प्रकृति और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को हम हेनरी लॉ के अंदर स्टडी करते हैं। देखते हैं कि हेनरी का लॉ क्या है कि इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी दिए हुए विलायक में किसी गैस की विलेयता पर उस पर डाले जाने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो एस प्रोपोर्शनल इज इक्वल प्रोपोर्शनल पी या एस अपॉन पी इज इक्वल टू के यहाँ पर क्या है, हेनरी कांस्टेंट। यह स्थिरांक है हेनरी नियम स्थिरांक कहलाता है, जिसका मान गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब है हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, एक नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है ये छोटे क्वेश्चन के अंदर। दाब अधिक तथा ताप अत्यंत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेनरी का नियम कब अप्लाई हो सकता है? एक तो दाब अधिक और ताप अत्यंत कम नहीं होना चाहिए। गैस की विलेयता दरों में अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो गैस के लेयर है, ठीक है, लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन के अंदर गैस है जो कि ज़्यादा सोल्यूबिलिटी उसकी नहीं होनी चाहिए। गैस का विलायक या दरों में वियोजन या संयोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब गैस है वो वाटर के या फिर किसी भी सॉल्यूशन के साथ में कंबाइन या डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार विलीनों के अन्य नियमों की भांति हेनरी नियम भी केवल अत्यधिक तनु विलीनों के लिए ही लागू होता है। शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया हेनरी नियम की पालना करती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल लेते हैं इस यूनिट सॉल्यूशन से रिलेटेड या फिर उसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि मोलरता से रिलेटेड, कि उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 60.5 ग्राम शुद्ध NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया हो। ठीक है, मोलरता ज्ञात करनी है। आपको NaOH का अमाउंट दे रखा है कि टोटल अमाउंट ये है, और जो वाटर है या फिर कोई अन्य सॉल्वेंट हो कितना ले रखा है, 500 ml। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, NaOH का अनुपात ज्ञात करते हैं। कितना होता है, 14, 23 प्लस 16 प्लस 1। अब है NaOH के मोलों की गणना। ठीक है, अब टोटल दे रखा है आपको अमाउंट, और आपको एक मोल का अनुपात पता है, और टोटल आपको अमाउंट दे रखा है 60.5। तो उसमें से आपका टोटल मोल ज्ञात करने होंगे। तो 60.5 में NaOH के कितने मोल है? ठीक है, तो 16.5 ग्राम NaOH इंटू 1 मोल अपॉन 14, तो आ जाता है 1.51 मोल। आयतन की गणना कर लेते हैं। ठीक है, ml में है। ठीक है, तो कितनी होगी, 500 ml इंटू 1 लीटर अपॉन 1000 ml, तो कितना आ जाएगा, 500 लीटर। अब है मोलरता। मोलरता क्या थी, स्मॉल n इंटू वी, मतलब मोलों की संख्या बट्टा आयतन। तो मोलों की संख्या अपन ने ज्ञात कर ली है 1.51। ठीक है, मोलर की संख्या अपन ने ज्ञात कर ली है और आयतन भी अपन ने ज्ञात कर लिया है। तो इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी, 3.02 m। कई बार आप मोलरता ज्ञात करने के लिए दूसरा M1V1 वाला फॉर्मूला काम में ले लेते हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो कि गलत होता है। ठीक है, तो आपको जो डाटा दे रखा है उस पर आपको फोकस करना है कि हमारे पास क्या डाटा है, और इस डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर सूटेबल आ रहा है, उससे आप मोलरता ज्ञात करोगे। सेकेंड अपन देखते हैं नॉर्मलता से रिलेटेड, कि उस विलेन की नॉर्मलता क्या होगी जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम 250 ml विलियन में घुले हो। ठीक है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ नॉर्मलता याद करनी है। तो NaOH का तुल्यांक की भार या फिर अणुभार कितना हो गया, 40। अब अपन ग्राम तुल्यांक याद करते हैं। ठीक है, नॉर्मलता का अपन वहाँ पर अपन क्या याद कर रहे थे, मोलों की संख्या अणुभार। ठीक है, यहाँ पर अपन इसका क्या याद करेंगे, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ग्राम तुल्यांक होता है अणुभार, टोटल जो भार दे रखा है वो, और एक आपका जो एक्चुअल वेट है, अणुभार है वो, बट्टा अणुभार।
ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक हो जाएगा 10 × 1/14, ठीक है। 10 ग्राम आपको यहाँ पर टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। और अगर एक NaOH की बात करें, मतलब एक NaOH का अणुभार कितना हो गया 14, तो ग्राम तुल्यांक आ जाएगा 0.25। NaOH का लीटर में आयतन, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। तो नॉर्मलता क्या होती है, विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टा आयतन। तो ग्राम तुल्यांक कितना हो गया 0.25 और आयतन भी हो गया 0.25, तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 1 n के बराबर, ठीक है, 1 नॉर्मल। अब है अपन कुछ डिस्टिलेशन मेथड से रिलेटेड कुछ देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन जल का मिश्रण 760 दाब पर 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है। क्वेश्चन समझना कि दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, दो सिस्टम है नाइट्रोबेंजीन और वाटर का, जो 760 प्रेशर के ऊपर 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इस ताप पर जल का वाष्प दाब है 733 है। इस मिश्रण से प्राप्त आसुत में नाइट्रोबेंजीन व जल के अनुपात का परिकलन करना है। दो सिस्टम दे रखा है, मिक्सर दे रखा है आपको, ठीक है। अब उस मिक्सर के अंदर आपको दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखें कि सबसे पहले तो जल का अणुभार अपन सबको पता है कितना है 18, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन का अणुभार, नाइट्रोबेंजीन का अनुपात अपन ज्ञात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C6H5NO2। तो अलग अलग करके अगर अपन इसका अनुपात निकालें तो कितना आएगा 123। अनुपात निकालना आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, तो इसी मेथड से आपको अनुपात निकाल लेना है। अब है कि वाष्प दाब कितना दे रखा है जल का 760, तो टोटल का था नाइट्रोबेंजीन और जल का, आपको जल का अलग से दे रखा है 733, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन का कितना आ जाएगा 760 माइनस 733, मतलब टोटल माइनस वाटर का, तो पीछे कितना बचा 27 ठीक है। अब इनको क्या करते हैं अपन फॉर्मूला फिट करते हैं। अपन ने पढ़ा था W1/W2, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के अंदर पढ़ा था लास्ट वाला टॉपिक के अंदर, पिछले क्लास में उसका फॉर्मूला था W1/W2 इंटू बराबर P1 × M1/P2 × M2, ठीक है। तो P1 अपन को दे रखा है कितना है यहाँ पर 27, M1 क्या है इसका मोलिकुलर वेट नाइट्रोबेंजीन का 123 बट्टा P2 अपन को वाटर का दे रखा है 733, और इसका अणुभार कितना है अपना 18, तो इसका आता है लगभग 1.347, ठीक है। तो आसुत जल में नाइट्रोबेंजीन का, जल और नाइट्रोबेंजीन का अनुपात कितना होता है 4:1 होता है, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन इनऑर्गेनिक की यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।